हेलो विद्यार्थियों। तो हम लोगों ने अभी तक जो है एनसीईआरटी अगर आप मिला करके देखिएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक पूरा बातें हम लोगों ने सीखा है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, जो नेचुरल चुंबक जो पाया जाता है धरती पर, और वैसे पदार्थों के बारे में जो चुंबकीय गुण को रखता है। तो हम लोग दो चीज़ पर इसमें बेसिकली चर्चा करते हैं। और ये जो अपना चैप्टर है ये भी 12th के बोर्ड से तकरीबन 6 नंबर जो है इधर से पूछा जाता है। तो हमें इस चैप्टर को बड़े ध्यान से और गौर से इसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हमारा जो आज नया जो चैप्टर शुरू होने वाला है, इस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व तथा पदार्थ या मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो जाहिर सी बात है, शुरू होगा तो हम लोग बात करेंगे चुंबक के बारे में। फिर आप समझोगे कि चुंबक के बारे में तो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है पिछला चैप्टर में। तो पिछला चैप्टर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने चुंबक के बारे में अभी जो है किसी भी तरह का जो फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा टाइप का हम लोगों को मिला नहीं है, जो नेचुरल चुंबक जो धरती पर पाया जाता है ना। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले। वैसे चुंबक का डेफिनेशन हम लिख दिए, बड़ा सिंपल डेफिनेशन होगा कि द मटेरियल विच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज नॉन एज मैग्नेट। मतलब वैसा पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थ को, जैसे कि लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट ऐसे टाइप का हो, को आकर्षित करता है, उसको हम लोग चुंबक बोलते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि चुंबक एक्चुअली में जो आया, इसका इजाद यानी शुरुआत कहाँ से हुआ था। कहा यह जाता है कि यूनान में एक जगह है जिसका नाम है मैग्नेशिया। ठीक है, एक द्वीप है, द्वीप समझ लीजिए। वहाँ पे जो है बहुत सारा चुंबक जो होता है वो पहाड़ के जो सरफेस होता है उसके ऊपर होता था। तो लोग जब घूमने के लिए जाते थे तो चूंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जूता जो होता था उसमें लोहे का कील ठुका हुआ रहता था, है ना। जब लोग चलते थे ना तो वो चिपक जाता था, चलने में होता ही नहीं था। या लाठी जो रखते थे तो उसके निचले हिस्सा पर जो था उसमें भी लोग लोहा का ही मटेरियल लगा करके बनाते थे, तो रखते थे जैसे ही, तो वो छोड़ता ही नहीं था। तो वो जो मैग्नेशिया जो द्वीप है वहीं से उस पदार्थ का सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुआ। और उसके बाद उसी का धीरे धीरे जब विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया तो उसी का नाम पड़ गया मैग्नेट। चूंकि मैग्नेशिया जगह पर वो खोज हुआ था इसलिए उसी से पड़ा मैग्नेट। वैसे जो लोहा का जो अयस्क होता है मैग्नेटाइट, है ना, उसमें भी इस तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो हम लोग बेसिकली फिजिक्स में जो बात करते हैं वो मैग्नेट के प्रॉपर्टी वगैरह पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, मैग्नेट तो आपको क्लियरली स्पष्ट है कि हमारा मैग्नेट होता क्या है। आपको बता दें कि अगर हम लोग एक बार मैग्नेट लें, मैग्नेट की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं क्षार चुंबक। इसका डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से होता है। ये इस तरह से लंबा होगा और ये जो सरफेस होता है इस सरफेस से थोड़ा अंदर, ये वाला सरफेस जो है इससे थोड़ा अंदर की ओर इस मैग्नेट का पोल होता है। पोल जब भी हम लोग बनाते हैं तो हमेशा सरफेस के थोड़ा अंदर होता है, सरफेस पर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन सपोज कि ये जो हमारा ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। हमेशा याद रखना है कि किसी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। और दोनों ध्रुव जो होता है वो चुंबक के सरफेस से थोड़ा अंदर की ओर होता है। ध्यान रखिएगा। इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। स्पष्ट है बात। अब हमारा ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, इन दोनों ध्रुवों के बीच का जो दूरी होगा, दोनों ध्रुवों को के बीच का जो दूरी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव और या मैग्नेटिक
मैग्नेटिक लेंथ। ध्यान रहेगा ये बात। इसको हम लोग प्रभावी अथवा चुंबकीय लंबाई कहेंगे। चुंबकीय लंबाई कहेंगे। थोड़ा सा नाम जो है हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नाम अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आगे इसी टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा प्रश्न वगैरह को हल करने में। तो हम लोग याद रखेंगे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो दूरी होगा, ध्यान रखिएगा, पोल के बीच का जो दूरी होगा, ध्रुवों के बीच का दूरी, इसको बोलते हैं इफेक्टिव या मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन जो हमको रियल में जो फिजिकल लेंथ दिखेगा, जो भी भौतिक लंबाई हम लोगों को मैग्नेट का दिखेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं जियोमेट्रिकल लेंथ या ज्योमेट्रिक लेंथ। इसको ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं। ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, ध्यान रहेगा। और हम इसी चीज को थोड़ा इधर हम करके लिख दे रहे हैं, आप ध्यान रखना, इसी तरह से अपना नोट्स बनाना। याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ तो हमेशा बड़ा होगा किससे? इफेक्टिव लेंथ से। हमेशा याद रखना है ये बात, आपको विशेष तौर पर याद रखनी है कि जो हमारा चुंबक जो होता है, इस चुंबक का जो ज्यामितीय लंबाई होता है वो तो फिजिकल जो दिख रहा है वैसा लेंथ है, लेकिन इफेक्टिव लेंथ जो था ये दोनों ध्रुवों के बीच का जो दूरी था, इसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हमेशा एल का वैल्यू जो होगा ये ए से ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा तो आपको बता दें कि ए और एल इन दोनों का जो रेशियो होता है, ये रेशियो आ जाता है 5/6 या इसी को बोलते हैं हम लोग 0.84, ये होता है। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो ए है और एल है, इसमें इसका जो वैल्यू कितना होगा उस हिसाब से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ए और एल यानी इफेक्टिव लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ दोनों का जो रेशियो होता है वो 5/6 आता है या 0.84 के बराबर होता है। तो हम लोग इस तरह से चुंबक के बारे में जो बेसिक जानकारी है ये रख सकते हैं, और इन जानकारियों के ऊपर जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा उन प्रश्नों का जवाब आप बेहतर तरीका से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब रहा बात कि हमारा ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे मैग्नेटिक मटेरियल के पास एक गुण है, जिस गुण की वजह से वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यानी लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जो आकर्षण विकर्षण करने का गुण होता है, इसी गुण को हम लोग मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व बोलते हैं। ठीक है, और चुंबकत्व का पहले हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैटर के बारे में कि चुंबकीय गुण रखने वाला जो पदार्थ है वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, ये तमाम बातें हम लोग देखेंगे। लेकिन शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो चुंबक से करें कि चुंबक है क्या, है ना, चुंबक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसमें आप देख सकते हो कि हमने जो टर्म डिफाइन किया है, जिसमें एक टर्म है जो नॉट, पहली बात तो हम लोगों ने बात किया है कि एक क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट है, इसमें दो ध्रुव हो गए। ऐसे दुनिया में कोई भी चुंबक हो उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। लेकिन ये दोनों ध्रुव जो होगा इसके सरफेस से थोड़ा अंदर होता है, हमेशा याद रखिएगा। और सरफेस से अंदर जो होगा इन दोनों ध्रुवों को मिला लेंगे किसी रेखा से, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के दूरी को इफेक्टिव या मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, लेकिन जो हमारा वास्तविक लेंथ होता है चुंबक का, इसको ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं। और दोनों का जो रेशियो है ए रेशियो एल, ध्यान रखना, ए रेशियो यानी इफेक्टिव लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का जो रेशियो है वो आता है 5/6 या 0.84। ये इसका वैल्यू होता है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इतना बातें हैं, आज चैप्टर शुरू हो रहा है तो आप हेडिंग बना करके ये बातें जो है अपने कॉपी पर नोट कर लो, और फिर हम इसके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसको आप रोक करके या जैसे भी चाहो वैसे आप अपना नोट करो इसको। चलिए आ जाते हैं हम लोग अब अगले पार्ट पे। इसमें हम लोगों ने जो मैग्नेट के बारे में जो देखा है, जो बेसिक बातें देखा है, उसी के अनुसार धीरे धीरे कहानी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत आपको शुरू में जो आइडिया मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि मैग्नेटिज्म जो होता है उसका सोर्स क्या होगा, क्या स्रोत है मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म का दो सोर्स है,
एक तो आपको याद होगा हमने बात किया था मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल है ना, चुंबकीय पदार्थ, एक तो ये, और दूसरा जो था वो है मोशन और चार्ज, आवेशों का गति। दो सोर्स होता है बेसिकली जो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिज्म का जो सोर्स है वो दो है। एक है मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे चुंबक तो है ही, उसी को मैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत में आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या उसका लोहा का जो एस्क वगैरह होता है, ये सब चीजें। और दूसरा जो है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है, वो है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल धारावाही चालक तार से गुजर रहा होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आ जाता था, आपको ध्यान में होगा। तो बेसिकली चुंबकत्व का जो स्रोत है उसमें दो सोर्स जो है ये महत्वपूर्ण सोर्स है ना। अब आते हैं कि जब एक मैग्नेट के अंदर दो पोल है, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, तो क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल का प्रकृति एक जैसा होगा? तो बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल में अगर हमारे पास दो मैग्नेट दिया रहे और पोल के साथ हम लोग छेड़छाड़ करके उसमें कुछ देखना चाहेंगे, तो याद रखिएगा नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को भगाएगा। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब सीधा है कि एक समान ध्रुव जो होता है वो एक दूसरे को विकसित करता है तथा असमान ध्रुव जो होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो प्रश्न उठेगा कितना बल से वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा? तो किसी भी ध्रुव का जो खींचने का क्षमता होता है उसको बोलते हैं ध्रुव प्राबल्य, पोल स्ट्रेंथ उसका नाम होता है। ध्यान रखना इस बात को, ध्रुव प्राबल्य उसको हम लोग बोलते हैं, ध्रुवों को खींचने या धक्का देने का जो सामर्थ्य है। तो ध्रुव प्राबल्य ठीक वैसा ही काम करता है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज काम करता था, आवेश काम करता था। तो उसी के अनुसार से जो कूलम्ब्स लॉ वहां पर थे वही कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर भी है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा बदल दिए, फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कर दिए। लेकिन आप याद रखिएगा ये कूलम्ब्स लॉ ही है। कहीं कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व का कूलम्ब्स लॉ है। हाँ समझे ना? तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो ध्रुव है और दोनों ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य, एक का P1 है और एक का P2 मान लेते हैं। चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल तो लगेगा, ये बात फिक्स है। और दोनों को हम लोग एक दूरी से अलग कर दिए थे। इस नियम के अनुसार से जैसा कूलम्ब का नियम बोला था वैसा ही ये नियम चलेगा। हम लोग जब दोनों ध्रुवों के बीच बल निकालना चाहेंगे तो वो बल का फॉर्मूला वैसे ही निकाला जाएगा जैसे कूलम्ब के नियम में हम लोग आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला ज्ञात किए थे। ध्यान रहेगा। तो इसका जो पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है द फोर्स बिटवीन टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। मतलब याद कीजिए दोनों आवेशों के बीच के डायरेक्टली प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था फोर्स, तो उसी तरह से यहाँ भी दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के समानुपाती होगा चुंबकीय बल। बात समझ में आया? ये जो है मैग्नेटिक फोर्स है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। फिर वही कहानी कि हमारा जो चुंबकीय बल होगा दोनों जो ध्रुव है उसके ऊपर, वो बल दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, या दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी के, थोड़ा सही कर लेना, के वर्ग के, है ना, इसके बीच में वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर रहे हैं। हमारा जो फॉर्मूला होगा यहाँ से निकल करके आएगा बाहर। तो चलिए फॉर्मूला हम ज्ञात कर रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 को एक साथ हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहो मर्ज करो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोल 1 स्ट्रेंथ पोल 2 का स्ट्रेंथ बट्टा 1 स्क्वायर।
अब यही हटाते हैं प्रोपोर्शनल साइन, तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं और ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा होता है ये कांस्टेंट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होगा μ0/4 पाई। आप याद कीजिए इससे पहले भी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोगों ने ऐसा ही कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था, इसलिए यहाँ भी यही सिंबल इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो फोर्स बराबर क्या हो गया, μ0/4 पाई, पोल स्ट्रेंथ 1 पोल स्ट्रेंथ 2 और बट्टा में दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना, दो ध्रुवों के बीच में जो बल लगेगा उस बल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये हो गया। ध्यान रहेगा, μ0 का मतलब आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम आपको बता दें, μ0 का मतलब होता है क्या चीज, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकशीलता, इसको हम लोग चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है। और P1 एंड P2 जो है ये क्या चीज है, पोल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव परावलय, ठीक है ना। तो हम लोग इसको पोल स्ट्रेंथ बोल देंगे। तो कहने का सीधा तात्पर्य ये होता है कि जो बेसिक फार्मूला हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वैसा ही टाइप का फार्मूला इधर भी शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए कहीं कहीं पर इस चैप्टर का नाम जो होता है वो मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, है ना। तो चुंबक के बारे में जितना आपने जानकारी प्राप्त किया है उसमें आप इसको इंक्लूड कीजिए और इस फार्मूला का पूरा कहानी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप फिर से इसको या तो नोट करो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी हो वैसे आप इसको कवर करो। इसी फॉर्मूला को हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स था ये बराबर फॉर्मूला आया μ0/4 पाई, पोल स्ट्रेंथ 1 पोल स्ट्रेंथ 2 और बट्टा a का स्क्वायर। तो एक्चुअली में जब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या करो, आप इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, ये भी वेक्टर है लेकिन इसके ऊपर वेक्टर लगाने से अच्छा है कि आप एक कैप कर दो, आप समझ जाओगे कि हमारा जो डिस्टेंस है उसी के डायरेक्शन में, यानी जो लेंथ है दोनों पोल के बीच के उसी के डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा, ठीक है। तो इसमें आपको μ0 का मतलब आपको याद होगा और इसका वैल्यू भी याद रखना, इसका वैल्यू था 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी, हेनरी पर मीटर। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसको भूलना मत, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इस ऐसा टाइप का पैटर्न पर भी पूछा जाता है। एक और बात आपको हम इसमें बता दें, अभी आप याद रखिएगा, ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, है ना, ध्रुव प्राबल्य जो है, ध्रुव प्राबल्य, इसका जो ऐसा मात्रक होता है, ये मात्रक ऐसा मात्रक होता है एम्पियर × मीटर। आपको थोड़ा सा हम ये जो चीजें हैं, ये चीजें के लिए हम थोड़ा सा बैक ले जाए तो आपको याद होगा, वहां से हम लोग इस पर बात कर लेंगे, अभी रहने दो। अभी जो है ध्रुव प्राबल्य पर हम लोग चूंकि ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं हैं तो इसीलिए इसका जो है हमें पता नहीं, थोड़ा सा आप जो है इंतजार कर लीजिए। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा ही मात्रक एम्पियर × मीटर क्यों हुआ, ये हम आगे, यानी कि जब आगे आप इसी सीरीज में जब आगे बढ़िएगा तो आपको ये वाला चीज़ स्पष्ट कर देंगे, हम याद दिला देंगे आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि ध्रुव प्राबल्य जो है, यानी पोल स्ट्रेंथ जो होता है, किसी भी चुंबक का जो ध्रुव प्राबल्य होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर × मीटर। उसी तरह से μ0 यानी परमिएबिलिटी का जो होगा वो ये ऐसा ही मात्रक होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो फोर्स क्रिएट हुआ, जो फोर्स हम लोगों ने देखा, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स था, वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा। इसका मतलब ये जो फोर्स बना है तो फील्ड भी बना होगा, बिना फील्ड का तो फोर्स लगता नहीं है। तो जब हम लोग फील्ड की बात करते हैं तो इसमें जो फील्ड आता है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि इसका चर्चा हम लोगों ने किया है पहले किस चैप्टर में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय
क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र जो है, एक अगर हम लोग मैग्नेट ले लें, एक चुंबक ले लें, तो याद रखिएगा, एक अगर हमारा नॉर्थ पोल है, दूसरा हमारा अगर साउथ पोल है, तो इस चुंबक के चारों ओर जो होगा एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जिस क्षेत्र में किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को अगर आप लाइएगा तो उसके ऊपर में बल आरोपित होगा। अथवा अगर कोई धारावाही चालक तार है तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जिसके नजदीक अगर आप कंपास सुई को लाइएगा, वो भी तो चुंबकीय पदार्थ है, तो जब कंपास सुई को इसके आसपास लाइएगा तो उसके ऊपर भी डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। इसलिए दिखेगा क्योंकि उसके ऊपर एक चुंबकीय बल लगेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक धारावाही चालक तार जो होता है, इस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो गया और वही चुंबकीय क्षेत्र जो है सामने जो चुंबकीय प्रवृत्ति वाला वस्तु है उसके ऊपर बल आरोपित कर दिया, जो चुंबकीय बल होगा। क्लियर है बात? तो हम लोग ऐसा कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं द स्पेस अराउंड एनी magnetic material or current carrying wire. The space around any magnetic material or current carrying wire in which another magnetic material experiences force is called magnetic field, है ना। किसी चुंबक के चारों ओर, चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को जब रखा जाता है तो उसके ऊपर में एक बल आरोपित होता है, चाहे वो बल आकर्षण प्रवृत्ति का हो, चाहे वो बल विकर्षण प्रवृत्ति का हो। उसी को हम लोग बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका आप हिंदी लिख लेना, हम बोलते रहे लिख लेना। किसी चुंबकीय पदार्थ अथवा धारावाही चालक तार के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ के द्वारा बल अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और अगर इसी चीज को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए, मैथमेटिकली इसी चीज को अगर डिफाइन किया जाए तो इसमें हम लोग चूंकि मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, तो फोर्स पर अपॉन पोल स्ट्रेंथ, और ये जो पोल स्ट्रेंथ है ये कौन सा पोल स्ट्रेंथ होगा? तो P0। जैसे वहां पर Q0 चार्ज लेते थे ना, तो वेयर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेयर P0 क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट पोल, है ना, जांच ध्रुव। जैसे कि वहां पर हम लोग लेते थे जांच आवेश, और F तो आप समझ ही रहे हो कि F क्या है? तो F है फोर्स, यानी वही चुंबकीय बल। ध्यान रखना है, F का मतलब चुंबकीय बल और B है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप SI मात्रक यहां से निकालिएगा, अगर यहां से मैग्नेटिक फील्ड का SI मात्रक निकालिएगा, SI यूनिट ऑफ B, तो B का जो SI मात्रक है वो तो वही रहेगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, ये तो होता ही है। अगर थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो इसका जो SI मात्रक जो हमारा एम्पियर मीटर ये सब चीज करके अगर निकालोगे तो हमारा एक और इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये भी चुंबकीय क्षेत्र का एक SI मात्रक हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र का ढेर सारा SI मात्रक होते जा रहा है, आपको सारा बातें याद रखना है, इन तमाम चीजों को भूलना नहीं है। सिर्फ कॉपी में नहीं रहना चाहिए, हमारे दिमाग में भी रहना चाहिए ये बातें।
समझ में आ रहा है? तो चुंबकीय क्षेत्र का कहानी समझे आप, और हमारे ख्याल से ये फॉर्मूला जो हम आपके सामने रखे, ये फॉर्मूला भी आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसका हिंदी अपना लिख लेना, हमने बोल दिया है, रोक करके अपना उसको लिख लीजिएगा। चलिए अब इसके कहानी को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। आप इतना जो है स्क्रीनशॉट या फिर रोक करके अपना लिख लो। चलिए आगे जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी पोल्स। कोई एक पोल लीजिए और उस पोल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोल है कि ये इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेते हैं ये ए पॉइंट है, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसका नाम हम लोग ओ रख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो ओ है और ये पॉइंट ए है, दोनों के बीच का दूरी आर है। तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसको जांच करना है। देख लो, एक हम लोग क्या करते हैं, जांच ध्रुव हम लोग लाते हैं, P0 एक हम लाते हैं यहाँ पर, है ना। जांच करने के लिए जब इसके नजदीक लाते हैं तो इसके ऊपर एक बल आरोपित होगा, और उस बल के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो हम लोग तो चूंकि फ्रॉम डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, फ्रॉम डेफिनेशन जो परिभाषा है, परिभाषा से जो परिभाषा है, अगर उसके अनुसार बात किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला यही था, फोर्स अपॉन P0। P0 मतलब पोल स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट वाला है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर एक और चीज जानते हैं, एज वी नो फ्रॉम फोर्स फॉर्मूला, फोर्स फॉर्मूला जो होता है उसके अनुसार हम लोग ये भी जानते हैं कि दोनों ध्रुवों के बीच में जो लगने वाला बल होगा, वो बल का फॉर्मूला होगा μ0 बट्टा 4 पाई P1। तो P1 को P मानते हैं और P2 P0 मानते हैं, और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है दोनों के बीच का लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स निकल गया, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। और समीकरण 2 का वैल्यू 1 पर उठा कर रख दो तो ये फोर्स पर आकर के रह जाएगा। तो जब आप इसको उठा करके रखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग जब इसका वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर ये तो अपना आ जाएगा μ0 बट्टा 4 पाई P0 बट्टा r का स्क्वायर, और डिवाइड बाई टोटल का P0। ये P0 और P0 कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएगा μ0 बट्टा 4 पाई इंटू P डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो ये किसी एक सिंगल ध्रुव, हालांकि याद रखिएगा चुंबक में जो होता है सिंगल ध्रुव का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन अगर एक साइड से ध्रुव प्राबल्य हो और उसी एक साइड का सिर्फ हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो एक साइड से जो ध्रुव होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र हम लोग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आया? इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हमने हेडिंग बनाया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी पोल्स, किसी ध्रुवों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब अगर चाहो तो आप इसको जो है इसका भी हिंदी अपना लिख लेना, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं बल सूत्र से जो फोर्स फॉर्मूला है वहां से ये आता है, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर इसी चीज को हम इन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में अगर इसी चीज को लिखना चाहे सदिश रूप में, तो जो हमारा टर्म है ये तो खैर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, μ0 बट्टा 4 पाई, और पोल स्ट्रेंथ तो मैग्नेटिक फील्ड ये पोल स्ट्रेंथ जो होता है ये
वेक्टर क्वांटिटी नहीं है अपना। ये जो है आर का स्क्वायर ये वेक्टर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको अलग से इसमें वेक्टर ना लगा करके इसी पर लगा दो, आप समझ जाओगे कि सिर्फ हमको डायरेक्शन से मतलब है। अभी कैलकुलेशन में जो है वैसा कुछ करना है नहीं। तो ये हमारा जो हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ साथ हमारा ये फॉर्मूला हो गया। जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आया? हम लोगों ने जो अभी तक जो सीखा है एकदम पूरा बढ़िया से उसको आप तैयार करते चलो और माइंड में उसको सेट करते चलो। आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसा रिवीजन चल रहा है ना, उसी टाइप का है ये पूरा टॉपिक। सिर्फ क्या है कि जहां जहां चार्ज था वहां हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्रुव प्राबल्य ले रहे हैं, और जहां जहां विद्युतीय क्षेत्र था वहां हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं। जहां पर चुंबकीय विद्युतीय बल था वहां पर चुंबकीय बल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहानी एकदम कमोबेश जो है उसी से मिलता जुलता है। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम लोगों को ये बातें जो है और ज्यादा स्पष्टता से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बातें जो है पहले भी चली है। तो इस अनुसार से आपको ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा शुरू में हम लोगों ने चुंबकीय बल निकालना सीखा, चुंबक क्या होता है, चुंबकीय बल निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने उसी का जो एक्सप्लेनेशन है अलग से मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में किया। इसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड का जो कैलकुलेशन जो हम लोगों का फॉर्मेट आना चाहिए ध्रुव के कारण उसके फॉर्मेट में आ गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र को बनाने वाला उसका एक रेखा होगा, उस रेखा को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता था चार्ज में, याद कीजिए, उसी तरह से जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, इस चुंबक में भी वही बल रेखाएं इसमें नहीं नाम देते हैं, इसमें बोलते हैं क्षेत्र रेखाएं, है ना। वहां पर बल रेखाएं क्षेत्र रेखाएं दोनों बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर भी होंगे, यानी कि एक चुंबक का अगर ध्रुव लिया जाए तो उस ध्रुव से भी क्षेत्र रेखाएं जो होगा वो बाहर आउट होगा। तो हम लोगों को उसके बारे में अब जो है बेसिक अध्ययन जो है वो करना है। ये तमाम चीजें आप याद करते चलो, सारा चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप इसको भी नोट कर लो। हम आते हैं क्षेत्र रेखाओं पर। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हम लोग इस पर विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। और आपको बता दें हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसमें इस पर से भी क्वेश्चन ढेर सारा पूछा गया है। तो उस हिसाब से अगर देख लो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या यहाँ पर बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो है इससे जो जुड़ा हुआ प्रश्न होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपना स्थान रखता है ना। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए इसके बारे में, जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो तमाम चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है क्या। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, लेट अस सपोज कि एक बार मैग्नेट है ऐसा, यहाँ पर हम लोगों ने एक मैग्नेट बनाया इस टाइप का। तो आपको हमने शुरू में ही बताया है कि किसी भी चुंबक के अंदर जाओ, थोड़ा अंदर जाओगे तब जाकर के आपको नॉर्थ पोल मिलेगा, थोड़ा अंदर आओगे एक साइड से तो एक साइड से साउथ पोल मिलेगा। अब ऐसा बात जो है ये फिक्स नहीं है कि नॉर्थ इधर होगा और साउथ उधर होगा, वो आप पर डिपेंड करता है और आप जिसको भी चाहो उसको मान सकते हो। ध्यान रखना हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है एक्चुअली में ये भी माना हुआ चीज है, बस समझ रहे हो ना, इसको भूलना नहीं आप लोग। हाँ, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर धरती के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से फिक्स करना है, जैसे मान लो ये चुंबक है तो चुंबक के बीच में हम क्या करेंगे, धागा लपेट देंगे, तो ये क्या होगा, नॉर्थ और साउथ में खुद एडजस्ट हो जाएगा। अगर इसको ऐसे कर दोगे तो फिर भी ये ऐसे आ जाएगा, है ना। तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो इसका नॉर्थ होगा उसमें नॉर्थ होगा, जो इसका साउथ डायरेक्शन गया है वो साउथ पोल हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो सिस्टम है ये सिस्टम माना गया सिस्टम है। एक्चुअली में इसका जो है वो फिक्स नहीं है, प्रकृति ने नहीं रख दिया है कि ये दक्षिण दिशा होगा ये उत्तर दिशा होगा, किसी ने फिक्स नहीं किया, धरती पर मानवों ने उसको माना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर चुंबक का जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ और साउथ वो आप अपने हिसाब से मान सकते हो, है ना। लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, हमको इसके बारे में जानना है। तो कहा यह जाता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसी भी चुंबक में एक साथ रहते हैं, यानी कि कोई भी पोल अकेला हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा क्या कभी नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ रहेंगे।
बात समझ गई है? चुंबक का प्रकृति है, चुंबक का ये गुण है। तो कहा यह गया कि नॉर्थ पोल से हमेशा क्या करता है, ये अपना क्षेत्र जो है बाहर निकालता है और साउथ पोल में इंटर कर जाता है। बात समझ रहे हो ना? यानी कि नॉर्थ पोल से हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर निकलता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ऐसा लाइन है जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, द लाइन्स, या ऐसे बोल दो द फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन्स which shows the direction of magnetic field at any point, है ना, is called magnetic field lines, है ना। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी क्षेत्र रेखाएं जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है या दर्शाता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से इमेज होता है, बाहर निकलता है और साउथ पोल में इंटर कर जाता है। इस तरह से ये निकला और साउथ पोल में इंटर कर गया। सिमिलरली इसी तरह से अगर नीचे से भी लाओगे तो ऐसे आएगा और इसमें इंटर कर जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, इससे इमिट होगा, इधर से इसका जो होगा इमिशन होगा और साउथ पोल में टर्मिनेट कर जाएगा। इसी तरीका से और भी लाइन से अगर बनाना चाहो तो ये भी इसी तरह से इधर से निकलेगा और इसके अंदर में जो है प्रवेश कर जाएगा। यहाँ से भी अगर बनाया जाए तो इसका भी वही हाल होगा, है ना। सीधा कहने का मतलब है कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से इमिट होता है, निकलता है और साउथ पोल के अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन इसमें एक और बात याद रखनी है। क्या रखना है बात याद? इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती है, लेकिन ये जो चलती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है, उल्टा चलता है। याद रखिएगा, चुंबक के बाहर जो क्षेत्र रेखाएं चलेगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में इंटर करेगा, लेकिन चुंबक के अंदर की बात जब किया जाएगा तो उस केस में ये क्या करेगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलेगा। बात समझ में आया? ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। हम लोग जब चार्ज में पढ़ रहे थे तो उसमें हमेशा प्लस से निकलता था, माइनस में इंटर करता था, प्लस से निकलता था, माइनस में, अंदर बाहर कुछ भी कर लो उसका वही हाल होता था। इसीलिए उसमें लूप नहीं बनता था, क्लोज नहीं होता था। लेकिन इसमें देखिए तो क्लोज लूप बन रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, जाएगा आएगा, ऐसे। तो इसमें यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं में अंतर है, और ये अंतर पूछता है कभी कभार। तो हम ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ेंगे। अभी प्रॉपर्टी हम पूरा इसका डील कर देते हैं। उस प्रॉपर्टी के आधार पर और जो आप विद्युत बल रेखाएं का जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उन दोनों के आधार पर विद्युत बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं के बीच में जो अंतर होगा वो अंतर आप लोग अपना नोट लिख लीजिएगा, ठीक है, वो अपना बना लीजिएगा। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया क्षेत्र रेखाओं का जो दिख रहा है आपको वैसा। अब हम इसका प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण। इसका हम लोग गुण अब देखने जा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है, तो हमें इसको ध्यान में रख करके अध्ययन करना है इसका। तो सबसे पहला जो अगर इसका प्रॉपर्टी अगर हम लोग लिखेंगे तो पहला जो इसका प्रॉपर्टी होगा वो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, इट फॉर्म्स
क्लोज्ड लूप। पहला इसका प्रॉपर्टी हो गया कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्लोज लूप का निर्माण करता है। बात समझ में आया? हम लोग स्पष्ट बोल सकते हैं ये क्लोज लूप का निर्माण करता है। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी होगा वो ये होगा द टेंजेंट drawn at any position या any point on lines shows the direction of magnetic field at that point। ठीक है, यानी किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर, रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया टेंजेंट क्या दिखाएगा? shows the direction of magnetic field at that point। उस पोजीशन पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दर्शाएगा ये। तो दो प्रॉपर्टी हो गया, दो प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देख लिया यहाँ से, है ना। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये जो हमको जो दिख रहा होता है एक्चुअली में हम लोगों को जो ये दिख रहा होता है, अगर आप इसको डेंसिटी जो होता है यहाँ पर इसके फॉर्मेट में अगर बात कीजिएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के स्ट्रेंथ को दर्शाएगा। मतलब जहां पर ये जो रेखा है इसका डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो हम इसको भी प्रॉपर्टी में शामिल कर लेते हैं। हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स is directly proportional to the magnetic field strength, है ना। डेंसिटी जो होगा लाइन्स ऑफ फोर्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या चीज का? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। यानी जहां पर घनत्व ज्यादा होगा वहां पर हमेशा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू ज्यादा होगा। आप याद कीजिए, जब आप कभी चुंबक को किसी छोटे से कील के नजदीक ले जाते हो तो क्या होता है, अगर बीच में इसको रखोगे फिर भी वो कील क्या होगा? भाग करके इधर किनारे में चिपक जाएगा, इधर चिपके चाहे इधर चिपके, कोई किनारे में भाग जाएगा। ऐसा आप अनुभव करेंगे, देखिएगा अगर उसके नजदीक ले जाकर चुंबक को। इसका मतलब ये होता है कि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसका घनत्व कॉर्नर पर या इस कॉर्नर पर ज्यादा है। नॉर्थ पोल के नजदीक या साउथ पोल के नजदीक देख लीजिए ज्यादा है घनत्व, नजदीक में। यहाँ पर घनत्व ज्यादा नहीं है, दूरी पर है। इसीलिए जब भी हम यहाँ पर किसी कील को रखेंगे तो ये भाग करके इधर चला जाएगा या भाग करके इधर चला जाएगा। जो नजदीक पड़ेगा उसके नजदीक जाना चाहेगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इसको खींच लिया कि यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगा, फोर्स ज्यादा था, इसका मतलब वहाँ पर फील्ड ज्यादा था। तो डेंसिटी जो होगा लाइन का जहाँ पर ज्यादा होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो स्ट्रेंथ होता है ये भी ज्यादा होता है। तो आप इसका हिंदी में लिख लीजिए, हम बोल करके लिखवा दे रहे हैं। The field lines which shows the direction of magnetic field at any point is called magnetic field lines। इसका हिंदी लिखिएगा, वैसी क्षेत्र रेखाएं जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताती है या दर्शाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। फुल स्टॉप। ये तो उसका गुण है, यह बंद लूप का निर्माण करता है। उसके बाद द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन लाइन, किसी लाइन के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। फुल स्टॉप। तीसरा का प्रॉपर्टी हो जाएगा, हिंदी में अगर लिखना चाहें आप तो, क्षेत्र रेखाओं का घनत्व चुंबकीय क्षेत्र प्राबल्य के समानुपाती होता है। ठीक है। अब इसका अपना डायग्राम वगैरह बना करके आप इस चीज को अंग्रेजी में भी अगर जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अगला प्रॉपर्टी पर अब हम लोग आएंगे। चौथा प्रॉपर्टी से हम लोग शुरू करेंगे।
जैसे हम लोगों ने तीसरा प्रॉपर्टी तक देखा कि जो हमारा डेंसिटी था, डेंसिटी जो होता था वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, है ना, क्लोज लूप का निर्माण कर रहा था। चौथा प्रॉपर्टी जो है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो निकलता किससे है, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट का होता है साउथ पोल से। जो हमको दिखा वो प्रॉपर्टी है, वो भी प्रॉपर्टी है, वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू इमर्ज या स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है तथा दक्षिणी ध्रुव जो है वहां पर समाप्त हो जाती थी। हम लोगों ने देखा था उसके डायग्राम में। और लेकिन अंदर जब हम लोग जाते हैं इनसाइड द मैग्नेट यानी चुंबक के अंदर, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। चुंबक के जब अंदर गए थे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो दिशा था वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव था, उल्टा हो गया, याद है ना। तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ऐसा प्रश्न अगर पूछता है तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है, लेकिन जब चुंबक के अंदर बात हो तो उस केस में वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है, ना कि नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। बात समझ में आया? क्लियर रखिए, अंदर में साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ से साउथ। स्पष्ट है? तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक और जो महत्वपूर्ण बात जो दोनों में कॉमन है उसमें भी था, आप याद कीजिए, लाइन्स ऑफ फोर्स जो था वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करता, एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करता। यहाँ भी वही चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है, काटती नहीं है। तो इस पर एक प्रश्न बनता है फिर से वही, वाई, क्यों? फिर से प्रश्न बन जाएगा क्यों, कि मतलब एक दूसरे को ये नहीं प्रतिच्छेदित करती है, क्यों? इसका जो आंसर आप लिखिएगा तो फिर से वैसा ही आंसर। मान लीजिए कि हमारा ये एक रेखा है, ये रेखा है, अगर काट दोगे तो इस पॉइंट पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इधर एक इधर। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी है और ये भी है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी संभव ही नहीं है। यानी कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दो रेखा अगर आ जाए, दो डायरेक्शन अगर आ जाए, ये संभव कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ये बात हमको क्वेश्चन पूछता है, बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? हमारा क्वेश्चन इसका आंसर होगा बिकॉज if two or more magnetic field lines cross each other, then two or more direction of magnetic field will be appeared at the same position, which is not possible, है ना। ये पॉसिबल है ही नहीं। हम जो इसके बारे में बोलते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा, दो क्षेत्र रेखाएं जो होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यदि दो या दो से अधिक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दो या दो से अधिक दिशा उस बिंदु पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का अपीयर हो जाएगा, वो आ जाएगा, यानी दिखाई देना शुरू हो जाएगा एट द सेम पॉइंट, एक ही पोजीशन पर, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव ही नहीं है। एक ही पोजीशन पर चुंबकीय क्षेत्र का दो रेखाएं कैसे संभव है?
ठीक है, तो आप जो है ये क्वेश्चन बना लीजिएगा वाई, और ये लिख करके इसका अपना हिंदी लिख लीजिएगा, है ना। जो बात बोले हैं वही चीज़ है जो हिंदी में आप इसका अपना कर लेना। तो हम लोगों ने आज जो चैप्टर शुरू किया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके, जो ये चैप्टर हमारा जो एनसीईआरटी का जो है वो शुरू हुआ है, ये थोड़ा सा डीपली इसमें हम लोग बात करते चलेंगे। आज का जो कहानी था एकदम बेसिक कहानी था, जो बात आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरू में पढ़ते हो, ठीक है। धीरे धीरे इसका पोर्शन जब आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इसके अंदर में जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ तक यानी आज का क्लास जो चला है, ये क्लास में जो भी बात आप लोगों ने सीखा है इसको कॉपी पर सिर्फ नोट नहीं करना है, इन तमाम चीजों को तैयार रखना है। इधर से प्रश्न आते हैं, है ना, इसीलिए ये तमाम चीजें जो छोटा छोटा बात है, ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो आगे आने वाला समय में जो भी टॉपिक चलेगा वो टॉपिक पर आपको कम टाइम देना पड़ेगा, ये अगर पहले से तैयार हो जाए तो, है ना। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक इतना तक आप लोग अच्छा से तैयार कर लेना।